50% मीडिया डिस्चार्ज करने की पोजीशन तक का टाइमिंग को बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। स्क्वायर एरिया का जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट होता है, जो बोइंग 707 और वो सारे जो होते हैं, ठीक है। अभी प्रेजेंटली हमारे पास जो आता है VTAEL, APL, ठीक है, वो सारा आता है, वो आता है अपना 12 से 18 मीटर का। तो अपना जो एयरक्राफ्ट है वो कैटेगरी 3 एयरक्राफ्ट है। हालांकि हमारे पास जो फैसिलिटीज़ है वो हमारे 28 से लेकर 39 तक का हम जो अपना फायर फाइटिंग जो है उतना कैपेबिलिटी है हमारा कि 28 मीटर से लेके 39 मीटर। अभी जो 18-19 तारीख को आया था वो 24 से 28 मीटर लंबा था। वो आपको अपने आप ही देखने से ही पता चल जाएगा, जो कैटेगरी 5 था। तो वो जब भी आता है तो उससे पहले हमको पूछा जाता है कि आपकी क्या क्या, आपके उसके सामने आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट, तो अपने को उसका रिक्वायरमेंट बताना पड़ता है, उसके सामने हमारे पास क्या है वो बताना, ठीक है। लेकिन अपने को भी याद रखना है कि हमारा कैटेगरी 3 है, अप टू कैटेगरी 6 हमारे पास फैसिलिटी है। लेकिन कैटेगरी 3 क्या होता है और 6 क्या होता है वो यहाँ से आपको पता चलता है। ये भी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, कहाँ पे, आईकाओ कौन सा 9137। वेरी गुड। तो ये वाइड ड्राइव में भी मैं रख दूंगा, अगर तुमको कभी टाइम मिले तो अपना गूगल में सिर्फ आईकाओ 9137 करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा वो, ठीक है। और उसके बाद उसको कॉपी करना है और पेस्ट करना है गूगल ट्रांसलेटर में। जितना भी इंग्लिश लिखा होगा वो पूरा क्या हो जाएगा, हिंदी या गुजराती जो भी आपको लिखो, पूरा नहीं होगा क्योंकि ग्रामर ऊपर नीचे होता है, लेकिन वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। दिख रहा है ये डॉक्यूमेंट 9137 एयरपोर्ट, बहुत बड़ा नहीं है, 170 पेज का ही है, ऐसा दिखेगा। ये है आईकाओ का डॉक्यूमेंट 9137, ठीक है। ग्रिड में हमने एयरपोर्ट सर्विस मैन्युअल, ये पूरा सर्विस मैन्युअल है, उसमें पार्ट 1 रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग, ठीक है। 9137 वो पूरा सर्विस मैन्युअल है, उसमें पार्ट 1 है एयरपोर्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग, 2015 का एडिशन है। इंटरनेशनल क्या बोला था आईकाओ का पूरा नाम, हाँ, तो ये है ओ, ठीक है। ये पूरा है 2015 का एडिशन है ये। उसमें ये इतने सारे चैप्टर है, ठीक है। भाई इंट्रोडक्शन, कैसा प्रोटेक्शन, एयरपोर्ट कैटेगरी कैसा, पानी कैसा, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, आदमी जो है वो कैसे होने चाहिए, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए आदमियों में, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, एंड्योरेंस, ठीक है, एरोबिक, एनारोबिक और फ्लेक्सिबिलिटी, ये तीनों चीज़ होती है। एरोबिक का मतलब कि दौड़ते हुए दौड़ सकना चाहिए, एनारोबिक का मतलब कि वजन उठाता हुआ होना चाहिए, और फ्लेक्सिबल का मतलब तो है ही जो बढ़ सके, मुड़ सके, ऐसा होना चाहिए। एयरक्राफ्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग क्रू जो होता है उसका, वो भी कहाँ लिखा हुआ है, आईकाओ 9137 में अपना क्या बोलते हैं चैप्टर नंबर 10 में लिखा हुआ है। फोम कैसा होना चाहिए, ठीक है, फ्यूलिंग कैसा होना चाहिए, ट्रेनिंग में क्या क्या बताना है, तो फायर डायनेमिक, टॉक्सिसिटी, फर्स्ट एड, एक्सटिंग्विशिंग एजेंट, अभी जो मैं तुमको बता रहा हूँ एक्सटिंग्विशिंग एजेंट के बारे में, आग बुझाने के जो माध्यम है उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। हैंडलिंग ऑफ व्हीकल, एयरफील्ड लेआउट, एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन वो भी बताएंगे। एयरफील्ड का लेआउट तो बताया हमने कैसे होता है, एयरक्राफ्ट का कंस्ट्रक्शन भी बताया होगा आपको, कॉकपिट यहाँ होता है, फ्यूजलाज यहाँ होता है, क्या क्या वो सब चीज़ आपको ये भी 9137 में। इमरजेंसी में कैसे कम्युनिकेशन करना है, फिजिकल फिटनेस, ठीक है, और ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स, ये सारा है उसके अंदर। अब ये अगर इंट्रोडक्शन देखोगे तुमको कब कब काम करना है, तो एग्जिट एट द टाइम एयरक्राफ्ट लैंडिंग, टेक ऑफ, टैक्सिंग, पार्क, इतनी जब भी हो तब फायर, तब बुझाने के लिए और रेस्क्यू के लिए ये मैनुअल काम में आता है। दूसरा, अकर इमीडिएटली फॉलोइंग एन एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट, एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हो गया उसके बाद भी फिर कभी रेस्क्यू कर रहे हैं तब भी फायर फाइटिंग करना पड़ेगा। तो ये इतने टाइमों पे फायर फाइटिंग करना पड़ता है। कब लैंडिंग, टेक ऑफ, टैक्सिंग, पार्क हो रहा है तब, फिर कभी इंसिडेंट हो गया तब, फिर कभी रेस्क्यू कर रहे हो तब भी। तो इतनी टाइम तक आपको फायर फाइटिंग करना पड़ सकता है, ठीक है।
देखो इसमें लिखा हुआ है, ये पूरा यही है ना, ये 2.1 है एयरपोर्ट कैटेगरी फॉर रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग, ठीक है। ये सारे पेज वहाँ लगे हुए हैं, वो देख लेना, एक एक जाके देखने की जरूरत नहीं है। फिर उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई तुम्हारा एयरपोर्ट है उसमें 3 महीने में, जैसे कि अगर मेरा कैटेगरी 4 हम मेंटेन करते हैं, लेकिन पिछले मेरे 3 महीने में 700 मूवमेंट का मतलब लैंडिंग और टेक ऑफ, अगर 700 मूवमेंट कैटेगरी 5 की हो रही है तो मेरे को मेरे एयरपोर्ट को अपग्रेड करके क्या करना पड़ेगा, कैटेगरी 5, ठीक है। ये सारे उसमें एग्जाम्पल दिए हुए। फिर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट में कौन कौन से होते हैं जसपाल, एक तो होता है प्रिंसिपल एक्सटिंग्विशिंग एजेंट, क्या होता है प्रिंसिपल एक्सटिंग्विशिंग एजेंट, और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री एक्सटिंग्विशिंग एजेंट। हमारा जो प्रिंसिपल एक्सटिंग्विशिंग एजेंट है वो वाटर और फोम है, ठीक है, ये वाटर और फोम है, और कॉम्प्लीमेंट्री एक्सटिंग्विशिंग एजेंट है वो है डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर। इसमें दोनों है, या तो ड्राई पाउडर और है, ये एंड नहीं है, मतलब 45 किलो ड्राई पाउडर भी होना चाहिए, 45 हेलोन भी होना चाहिए और 90 CO2 होना चाहिए, ऐसा नहीं है। या तो 45 किलो ड्राई पाउडर और हेलोन और CO2, इसमें से कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए। अगर आपका जो प्रिंसिपल एक्सटिंग्विशिंग एजेंट आप अगर फोम की जगह हेलोन या CO2 रख रहे हैं, वो भी लिखा हुआ है, तो 1 लीटर के सामने आपको 1 kg देना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं 12 मेरे पास नहीं है, पानी नहीं है, ऐसा है एटमॉस्फेयर के जहाँ पे पानी मेरा थम जाता है, जम जाता है, तो तब मैं क्या करूँगा कि 1200 लीटर पानी की जगह 1200 kg DCP रख दूँगा, तो ऐसा भी उसने लिखा हुआ है। और उसका डिस्चार्ज भी 350 लीटर पर मिनट चाहिए, और 200 अपना जो उसमें 3 फॉर्म मीटिंग लेवल है, क्या है फॉर्म मीटिंग लेवल अपना कौन सा है, फॉर्म मीटिंग परफॉर्मेंस लेवल कौन सा है, बी है, टोटल 3 है, A, B और C। वो तीनों का क्या क्या है, कैसा कैसा है, वो आगे हम देखेंगे, लेकिन हमको याद रखना हमारा फॉर्म मीटिंग लेवल B है, ठीक है। तो ये है जो अपना पानी और वाटर परफॉर्मेंस लेवल A, परफॉर्मेंस लेवल B और परफॉर्मेंस लेवल C। परफॉर्मेंस लेवल A है, उसमें हमेशा पानी ज़्यादा चाहिए होगा, B में उससे थोड़ा कम और C में थोड़ा कम, वो क्यों वो आगे बताऊँ। तो आप इसमें भी देख सकते हो, लेवल A कैटेगरी 5 में लेवल A में 8100 चाहिए, लेवल B में 5400 चाहिए और लेवल C में 3900 चाहिए, ठीक है। तो अभी ये गिनती कहाँ से आया, ये कहाँ से आया जसपाल ध्यान देना, ये कैटेगरी 3 में 1200 कहाँ से आया और कैटेगरी 4 में 2400 कहाँ से आया, कैटेगरी 5 में 5400 कहाँ से आया, फटाफट सुन लेंगे समझ लेंगे। जैसे ही एयरक्राफ्ट कैटेगरी मैंने बताया, एयरक्राफ्ट कैटेगरी किससे डिसाइड होता है, किसकी लेंथ से, जो एयरक्राफ्ट की लेंथ से। तो उसमें इन लोगों ने क्या किया है कि एयरक्राफ्ट के 2 एरियाज है, एक है थियोरिटिकल क्रिटिकल एरिया और एक है प्रैक्टिकल क्रिटिकल एरिया। हमारा जो रेस्क्यू एयरक्राफ्ट फायर फाइटिंग एंड रेस्क्यू का जो मेन मकसद है कि हमको टेनेबल कंडीशन बनाए, टेनेबल मतलब कि आदमी जो अंदर बैठा है वो सहन कर सके, ऐसी कंडीशन बनानी है जब तक उसका रेस्क्यू हो जाए। वो हमारा एम है, गोल है, क्या है कि इतनी आग लगी है लेकिन अंदर जो आदमी बैठा है उसको इतना धुआं या वही जल के ना मर जाए, तो उसके लिए टेनेबल कंडीशन इंग्लिश में बोलते हैं, गुजराती में या हिंदी में बोला है जो सहन कर सके, जिससे सहन हो सके आदमी को, ऐसी कंडीशन बनानी है। तो उसके लिए तुमको कितना पानी चाहिए, तो उस हिसाब से ये पानी गिनती किया हुआ है। अभी उसके लिए क्या है, सबसे पहले तो थियोरिटिकल क्रिटिकल एरिया। तो ये थियोरिटिकल क्रिटिकल एरिया का मतलब होता है कि जो एरोप्लेन की लंबाई है, तो हम कैटेगरी 3 में जाएंगे तो सबसे लंबा तो कितना लंबा हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 18 मीटर, और फिर दूसरा उसका है चौड़ाई 3 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया चौड़ाई और लंबाई, तो 3 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया चौड़ाई और लंबाई, तो 18/3 कितना हुआ, 54, ठीक है। तो ये एरिया कितना बोलता है वो, टोटल विड्थ ऑफ प्रोटेक्शन, तो ये आएगा आपका
14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17 उसका विड्थ है। 17 यहाँ से वहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे वो जब आगे जाता है तब तो 18 बाई 17 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 18 नहीं समझ में आया? ये देखो आपका जो है टोटल विड्थ ऑफ प्रोटेक्शन एरिया, टोटल अपने को जो प्रोटेक्शन एरिया करना है वो टोटल ये एक तो फ्यूजलाज विड्थ प्लस 14 मीटर, ठीक है? कितना? फ्यूजलाज विड्थ प्लस 14 मीटर, तो वो कितना हुआ? फ्यूजलाज का विड्थ कितना है? 3 प्लस 14 इंटू, तो कितना हुआ? 18 इंटू 17 कितना हुआ? क्या 18 इंटू 17 कितना हुआ? कितना हुआ? 306 मीटर स्क्वायर एरिया। यहाँ से लेके ये पूरा चौरस होता है कितना? 306 मीटर स्क्वायर एरिया। ये स्क्वायर एरिया ये कैसा एरिया आया? वो कौन सा एरिया आया? ये बोलो वो क्या था? थियोरिटिकल क्रिटिकल एरिया। क्या आया? थियोरिटिकल 306 जो आया वो आया थियोरिटिकल क्रिटिकल एरिया। अभी इन लोगों ने एक्सपीरियंस से और एक्सपेरिमेंट करके पता चला कि जो प्रैक्टिकल क्रिटिकल एरिया होता है वो थियोरिटिकल क्रिटिकल एरिया का 2/3 होता है, 2/3 होता है। कितना होता है? कितना होता है? 2/3, 2/3। तो जो प्रैक्टिकल क्रिटिकल एरिया होता है वो थियोरिटिकल क्रिटिकल एरिया का 2/3 होता है। इसका मतलब प्रैक्टिकल क्रिटिकल एरिया इज इक्वल टू, ये हम देख रहे हैं कैटेगरी 3 में, एक तो हुआ कितना? 306 इंटू 2/3, ठीक है? अभी इतना तो करो, 306 इंटू 2/3 करो, 306 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। मोबाइल में तो करो, कुछ आएगा। 204 हाँ, कितना आया? 204 204। वेरी गुड। आ क्या लास्ट है? हाँ। तो 204 जो आया वो क्या आया? थियोरिकल प्रैक्टिकल क्रिटिकल एरिया। अभी अपने को जो फायर फाइटिंग करना है वो किस पे करना है? प्रैक्टिकल क्रिटिकल एरिया। तो अभी आएगा अपना फॉर्म मीटिंग लेवल का कंसेप्ट। फॉर्म मीटिंग परफॉर्मेंस लेवल ए है, तो उसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकल क्रिटिकल एरिया में आपको 8.2 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पानी और फोम डालना है। कितना? ये है तो 8.2 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? बी है तो आपको 5.5 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर, और सी है तो 3.75 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? समझ में आया? देखा है जो सब सारे स्टैंडर्ड है, इसका कोई मत पूछो कि 5.5 क्यों 3. वो स्टैंडर्ड में ऊपर से लिख के उसने दिया। पहले उसका थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एरिया निकाल दो, हाँ। तो उसका 2/3 यानी उसका 2/3 वो कर लेना है। हाँ, वो ये उसका करो तो हमारा 204 practical आया। area। हाँ, आ जाओ भैया, आ जाओ। ठीक है, ये 204 क्या आया? इसका Practical। हाँ, practical, और उसका यूनिट क्या है? 8.2 हाँ, तो क्या मीटर बाय मीटर हुआ? हाँ। तो क्या आया? मीटर स्क्वायर। क्या आया? मीटर स्क्वायर। तो 204 मीटर स्क्वायर आया। तो ऐसा बोलता है ये कि अगर आपका शरीर, जैसे आप एग्जांपल लो, अगर मेरा शरीर 1 किलो का है तो मेरे 1 किलो पे उसको 8.2 लीटर पानी पिलाना पड़ेगा। मुझे मेरा शरीर, अगर मेरा वजन 1 किलो का है तो उसको अगर मेरा ए के हिसाब से मेरा लालन पालन करना है तो मुझे 8.2 लीटर 1 किलो पे पानी पिलाना पड़ेगा। तो अगर मेरा वजन 204 किलो है तो उसको मेरे को कितना पानी पिलाना पड़ेगा? 8.2 लीटर प्रति 204 into 8.2 LPM हाँ, तो कितना पिलाना पड़ेगा? अगर ए से करना है तो 204 इंटू 8.2 एलपीएम पर मीटर स्क्वायर। ये क्या था? मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर दोनों उड़ जाएगा।
और ये ऊपर है, ये नीचे है. छेद અને અંશમાં હરકી વસ્તુ હોય તો ઉડે, એ ખબર છે કે એ हाँ हाँ ખબર? ये सर वो ABC नाम क्यों दिया है? हमारा B क्यों है? वो आ गया है, उसका क्या मतलब है, क्यों है वो भी आएगा, सारा है, बहुत ज़्यादा लंबा है. तो 204 इंटू 8.2 कितना हुआ? 1600 ने 1600 के 1612 करीब होगा. 1612 अरे यार इतने सारे पास 1612 मोबाइल है, वैसे तो पूरे दिन लगे पड़े रहते हैं इसमें, एक बार भी नहीं 1624 करते. मतलब 1672.8 मतलब 1673 कितना हुआ? 1673. और ये मीटर स्क्वायर उड़ गया तो बचा क्या? ये क्या है? वेरी गुड, शाबाश. तो 1673 लीटर पर मिनट. एयरपोर्ट जो होता है उसमें एक रिस्पॉन्स टाइम होता है, पता है ना? आप लोग तो एयरपोर्ट पे बैठे हैं, जाते हैं सब, तो वो रिस्पॉन्स टाइम का व्याख्या क्या है एयरपोर्ट के बारे में? हमारे में नहीं. जरा जोर से बोलिए. टर्नआउट लिया तब से वहाँ पे पोजीशन लिया, पानी निकाला तब तक का कितना पानी आपने को कितना निकाल लिया अपने का निकालना है वो नीचे स्टार्ट किया उस नहीं करना चाहिए. 1677 नहीं 1673 नहीं. जब से तुमको कॉल मिला, तुम्हारी गाड़ी टर्न आउट ली, वहां से लेके लोकेशन पे पहुंच के जितना रिक्वायरमेंट है 50% मीडिया डिस्चार्ज करने की पोजीशन तक का टाइमिंग को बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम. 50% निकल हाँ, 50% तक डिस्चार्ज करने की तुम कैपेसिटी में हो, तब चाहे तुम किससे करो, मॉनिटर से करो, किससे करो. लेकिन इसका अगर 1673 है तो तुम 800 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी से तुम कर सकते हो. वो अगर तुमको बोलेगा ये रिस्पॉन्स टाइम तुमने कैसे मापा, तो तुमको ये पता होना चाहिए. कल वो रिस्पॉन्स टाइम अगर तुम ले रहे हो, वो पूछेगा अगर ऑडिटर कि भाई ये 180, और वो रिस्पॉन्स टाइम कोई भी जगह पे, चाहे आप यहाँ पे गिनो, एयरपोर्ट की बाउंड्री में 180 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. कितना? 180. मतलब 3 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. यहाँ से आप निकलो और यहाँ पे पहुँचो, पोजीशन लो, 50% एक्सटिंग्विशिंग मीडिया डिस्चार्ज करने की, वो 180 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. एयरपोर्ट पे हम जो चेक करते हैं हर महीने, वो यही चेक करना है. आपका एक्सेलरेशन, आपका ब्रेकिंग, आपका जो पावर, वो सब इस हिसाब से होना चाहिए कि कोई भी लोकेशन पे इनसाइड बाउंड्री वॉल में वो 180 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसका रिस्पॉन्स टाइम. अभी वापस आते हैं हम 1673. ठीक है, ये जो आया 1673 वो हमारा चलेगा कोई इस पे? वो दोनों साथ में चल रहे हैं एयरपोर्ट. तो एयरपोर्ट का ये है कि उसका मानना ऐसा है कि अगर एयरपोर्ट की फायर 1 मिनट में आपने बुझा दी, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट में अगर फायर फाइटिंग कर लिया आपने, तभी आप उसको कैनेबल कंडीशन बताया था ना, आदमी जो है उसको तभी बचाने की स्थिति में आ सकते हैं. तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट है, ये सारी सिर्फ कितने के लिए है? फायर फाइटिंग कितने के लिए? सिर्फ 1 मिनट के लिए, 60 सेकंड के अंदर. तो ये जो डिस्चार्ज हमको रिक्वायरमेंट आया, ये जो आया हमको बोलते हैं, उसको बोलते हैं Q1. क्या बोलते हैं? Q1 रिक्वायरमेंट, कि आग बुझाने के लिए. अभी आग बुझ गई, उसके बाद भी छोटी मोटी लगेगी, ये कंट्रोल कर ली, ये कंट्रोल करने के लिए ये है, और आदमी को तब तक हम निकालेंगे साथ साथ. तो जो उसके बाद हमको कूलिंग करना पड़ेगा, वो आएगा Q2, और टोटल Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2. तो ये सारा जो है ये है टोटल Q. क्या है ये? टोटल Q. Q1 प्लस Q2. Q2 जो है वो है कूलिंग के लिए, हम जो करते हैं ना, आग बुझ गई उसके बाद जरा कूलिंग करते हैं खोल के. तो ये सारा जो है वो है Q2. अभी जो Q1 आया वो तो पता चल गया आपको कहाँ से आया. इसमें उसका वर्तुल जो है वो 4.5 मीटर स्क्वायर का है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? कौन बताएगा? बताओ. लो नीरज. 4.5. तो इधर आएगा 4.5 डिवाइड बाय पाई, 4.5 डिवाइड बाय 3.14.
તારો ડુપ્લિકેટ કેલ્ક્યુલેટર પાય બધું છે લે દિનેશ ને 4.5 ભાગ્યા પાય દેખાય આમાં પાય આર્યું પાય જ છે આખે આખું આર્યું પાય ગણિતમાં તો સાહેબ ફાફા છે બધા. ઇઝ ઇક્વલ ટુ કર આવી જાય નહીં કંઈક લોચો કરી 4.5 ડિવાઈડ બાય ભાગાકાર પાય આર્યું પાય 1.4 આવે અરે પણ હું કામ તું એટલો હેરાન થા છો આ છે પાય આર્યું 1.14 હા 1.43 43 હા વર્ગમૂળ હવે વર્ગમૂળ કાઢવાનું એનું પહેલા વર્ગમૂળ કરવાનું ઓકે કેટલું છે 1.43 છે ને હા તો પહેલા વર્ગમૂળમાં 1.43 43 કેટલું થયું 1.1968 1.1996 ની ત્રિજ્યાવાળું એક વર્તુળ બનાવવાનું જેનો એરિયા 4.5 મીટર સ્ક્વેર થશે એની ઉપર કેરોસીન નાખવાનું કેરોસીન ભરવાનું એની ઉપર ફોમ મારવાનું 120 મિનિટ 60 સેકન્ડ પહેલા બળવા દેવાનું એની ઉપર ફોમ મારવાનું કેટલા એરિયામાં નહીં 120 સેકન્ડ સુધી કેટલા એરિયામાં એમ કેટલા મીટર કેટલા ડિસ્ચાર્જમાં 5 LPM પર મીટર સ્ક્વેર કેટલો 4.5 હા ઉપર જોરો ખૂણામાં એ આ નહીં. આ બાજુ આય પાય ઉપર ગજો ન્યા 4.5 ઉપર તો ઓલાનું એનું એ ડિસ્ચાર્જ જોઈ લેવું હવે ઠીક છે પણ એ યાદ રાખવાનું કે ડિસ્ચાર્જ જે છે એ 4.1 LPM પર મીટર સ્ક્વેર કેટલા મીટર સ્ક્વેર એરિયા કીધું આપણે 4.5 મીટર સ્ક્વેર એમાં 1 મીટર સ્ક્વેરમાં 4 LPM 4.1 LPM એટલે 4 ગુણ્યા 16 LPM જેટલું આપણે ફોર્મ નાખીએ એમાં આખા 16 જેટલું લીટર જેટલું ફોર્મ નાખો મીટર સ્ક્વેરમાં મતલબ 1 મિનિટમાં 16 લીટર જેટલું એટલે 32 લીટર જેટલું આપણે ફોર્મ ને पानी मिक्स નાખી દો 2 मिनट में એટલે आग जो है वो आग बुझ जानी चाहिए आग बुझने के बाद 5 मिनट तक उसका जो टोटल एरिया है उसमें से 25% से ज़्यादा एरिया में वापस आग लगनी नहीं चाहिए अगर ये हो गया तो हमारा बोलेंगे हम परफॉर्मेंस लेवल बी का फॉर्म ठीक है और उस हिसाब से हमने रखा हुआ है तो आज का हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं ठीक है कल कोई आपको कोई भी अगर पूछेगा कि ग्रिड मैप क्या होता है तो वापस एक बार अगर फ्यूलिंग स्टेशन में आग लगा है फ्यूलिंग स्टेशन में आग लगा है तो एटीसी वाला कौन सा ग्रिड बताएगा ब्रावो 4 वेरी गुड अभी रामदेव के लिए सवाल अगर WTI अगर ARP में आग लगा है ARP जहाँ ARP लिखा हुआ है उस पॉइंट पे आग लगा है एयरक्राफ्ट में तो एटीसी वाला मेरे को कौन सा ग्रिड बताएगा डेल्टा 4 वेरी गुड चलो अभी मथर 2-3 जहाँ 2-3 लिखा हुआ है 2-3 लिखा हुआ है टच डाउन है 2-3 का वहां पे अगर आग लगा है तो एटीसी वाला मेरे को कौन सा ग्रिड बताएगा B6 ब्रावो 6 ओके गुड अभी अपने को यही भाषा बोलनी है अल्फा ब्रावो ब्रावो बोल रहा ब्रावो ठीक है अभी सी को क्या बोलते हैं चार्ली एयरपोर्ट अप्रोच रोड जहाँ लिखा है भाई इब्राहिम एयरपोर्ट अप्रोच रोड जहाँ लिखा है वहाँ पे बाहर है चलो बाहर गिरा नीचे और उधर आग लगी है तो आपको क्या तुम मत बोलो ना ये आएगा ना हाँ इब्राहिम तो एयरपोर्ट अप्रोच रोड जहाँ लिखा है तो वहाँ पे कौन सा है ग्रिड हाँ डेल्टा 1 है ना વન ઉધી તો આપણો ઓલું છે રમે એની બહાર જાય બહાર क्या ठीक है એને એટલે એપ્રોચ આ બાજુ લખેલું છે ને એટલે हमारा यहाँ पार्किंग है पार्किंग एम्बुलेंस एंड फायर टेंडर अगर उधर आग लगा है तो वहाँ कौन सा आएगा कौन बता रुको मथार तो हो गया कौन तेरा हो गया तू बता भाई ડેલ્ટા 5
पार्किंग लिखा है वो नहीं, जहाँ पे एक्चुअल पार्किंग है यहाँ पे C4 चार्ली 4 वेरी चार्ली गुड। 4। अभी तुम लोग 3D में पूरा पता चल गया।